अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन के ऐलान की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च 2 में रुकावटों और गिरफ्तारियों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। कह रहे हैं कि फैसले के बाद निकलेंगे। शेख रशीद कहते हैं अल्लाह के बाद मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई है। गो के PTI की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, लेकिन अब जोर तो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ की कराची से खैबर तक लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। तहरीक इंसाफ पंजाब के रहनुमाओं ने शाह महमूद कुरैशी को लॉन्ग मार्च के बजाय जलसे जुलूसों पर इत्तेफाक करने का मशवरा दिया है और ज़िमनी इलेक्शन पर तवज्जो देने का मशवरा दिया है। वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ने भी लॉन्ग मार्च की मुखालिफत की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के मामले पर भी PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने पर तैयार हो गई है। इमरान खान तो बैकफुट पर चले गए हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर के उसूलों को अपनाते हुए एक बड़े लीडर बन गए हैं। देखिए जरा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम उस वक्त भी खाली हाथ गए थे, इस दफा भी खाली हाथ जाएंगे। मेरी फोर्स है PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ। मेरे पास 2/3 अक्सरियत है, तो गवर्नर तो किसी सूरत भी नहीं लगनी। ये लगा भी देंगे तो अदालतें मौजूद है, उसको हम उड़ा देंगे। पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई अस्करी विंग नहीं है। जब जंग भी जारी होती है तो बातचीत उसमें होती रहती है। समझ तो आप गए होंगे। खैर, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी लॉन्ग मार्च 1 की तरह लॉन्ग मार्च 2 से भी सख्ती से निपटने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि मुल्क को फसादी जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। उन्हें इस्लामाबाद में दाखिले नहीं होने देंगे। लेकिन आज सेशन कोर्ट लाहौर ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकीला और PTI कारकुनों पर तशद्दुद के केस में वज़ीर दाखिला और पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है इस मामले पर? PTI को सुप्रीम कोर्ट से मतलूबा रिलीव मिल सकता है? मुझे तवानाई कहीं खो गई है, वो बहाल हो सकती है? ये अहम सवालात हैं। इसको अपने पैनलिस्ट की तरफ लेकर चलती हूँ। फेलो एंकर है मंसूर अली खान, वो ज्वाइन करेंगे। मज़हर अब्बास साहब तजियाकार हैं, एनालिस्ट सीनियर, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। मुझे बताइएगा सर, 6 रोज़ का अल्टीमेटम हो गया ख़त्म। कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही और खान साहब इनफेक्ट कह रहे हैं कि अदालती फैसले के बाद निकलेंगे। खान साहब के पास बैकफुट पर आने की वजह क्या हो सकती है? जी शुक्रिया किरण। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता उनकी क्या तैयारी है, वो तो वो खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जाहिर है अब उन्होंने आज पिटीशन फाइल की है, वो कल टेकअप होती है या परसों होती है गालिबन। कल तो मुश्किल लग रहा है टेकअप हो, क्योंकि आज ही पिटीशन फाइल हुई है। वो जाहिर है, वो मेरा ख्याल है ये चाह रहे हैं कि पिछली 25 मई तक के वाक़यात ना हों और सुप्रीम कोर्ट इस तरह। आज सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी फैसला भी जारी हुआ है, जो पिछला फैसला था जिसमें 4 के मुकाबले में इख्तलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी का है। लेकिन वो जो था वो ज़ाहिर है H9 पार्क वाली जो बात थी कि जब H9 सेक्टर दिया गया था इनको कि वहाँ जलसा कर, उस हवाले से वो फैसला है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है ये जो पिटीशन अभी इन्होंने फाइल की है, मोर और लेस मुझे लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ैसला दे दिया था कि उधर आप कर सकते हैं, ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि कोई कंटेनर्स ना खड़े हों, कोई रुकावटें उस तरह ना हों। लेकिन उसमें जो याहिया अफरीदी साहब का जो इख्तलाफी नोट है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि चूँकि जो डी चौक है उस पर मना किया गया था, तो लिहाजा डी चौक पे वो आए हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी फ़ैसला है जो कि ज़ाहिर एग्जिस्ट करेगा, उसमें भी अभी उन्होंने वाज़े तौर पे ये नहीं कहा कि ये चीज़ गलत हुई है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि कितने लोग डी चौक पे पहुँचे थे और कितने लोगों को डी चौक पे आने का कहा गया था। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनसे उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान जल्दी नहीं करेंगे लॉन्ग मार्च ऐलान में, वो वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़े काम आए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो धरने वाली बात है, धरने जलसा ज़रूर शायद अलाउ हो जाए, और ज़ाहिर फंडामेंटल राइट है। धरना गालिबन मुश्किल लग रहा है कि धरना
इंडेफिनिट धरना अलाउ होगा। जी मज़े साहब, व्हाई आई एम सेइंग दिस की तैयारी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो मोमेंटम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट आउट खान साहब के होने के बाद था, वो मोमेंटम अब खत्म होता जा रहा है, ये बहुत कम हो गया है। तहरीक इंसाफ पंजाब के उस्मान बुज़दार समेत सर कई रहनुमा जो कि लॉन्ग मार्च करने की मुखालफत कर रहे हैं, फिर ऐसे में अदालती हुक्म आ भी गया तो इमरान खान इस्लामाबाद में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लगता है आपको? देखिए, असल चीज़ ये कि उन्हें उनकी हो सकता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील कर रहे हों। बेसिक जो मुझे लग ये रहा है वो ये कि वो चाह रहे हैं कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का कवर उन्हें मिल जाए और उस कवर में लॉन्ग मार्च हो। अब उस कवर में लॉन्ग मार्च के कई चीज़ें हो सकती हैं, वो डिबेट की जा सकती हैं। वो चाह रहे हैं कि अदलिया जो है क्लियर कट अदलिया का ऑर्डर आ जाए जिसमें कोई रुकावट नहीं जाए, तो उनको यकीन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो एक बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए जो पहले मोमेंटम बना था, जो टेम्पो बना था, वो इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि वो पेशावर से बाहर ही नहीं निकल रहे। हैरान कुन बात है। मेरा ख्याल है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो निकलें। इसमें सिर्फ अगर गिरफ्तारी का खौफ है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं निकल रहे और खैबर पख्तूनख्वा से ही इस मरतबा भी वो वहीं से निकलना चाहते हैं। मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम उन्हें आ रही है, और जो अभी आपने बात की, मुझे नहीं पता कि पंजाब की लीडरशिप ने क्या, उनकी लीडरशिप ने क्या राय दी है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल उनके लिए अच्छी नहीं थी लास्ट टाइम। पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे और इसी चीज़ को देखा भी गया है उनकी तरफ से। इस बात को देखा भी गया और यही वजह है कि उन्हें पंजाब में आके बैठना चाहिए। और इनफैक्ट मजहर साहब, वो तमाम लोग जो इस वक्त खान साहब को ये मशवरे दे रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहिए, जलसे जुलूसों पर ही इक्तफा करना चाहिए, वही तमाम लोग थे कि जो लीड ही नहीं कर रहे थे, जो जलसे में जब ये धरना, जब ये लॉन्ग मार्च निकला था तो वहाँ नजर नहीं आए थे। अब शेख रशीद साहब इस वक्त कह रहे हैं कि चिलमन के पीछे कुछ हो रहा है, क्या लग रहा है, क्या हालात बता रहे हैं आपको, हो क्या रहा है? शेख रशीद साहब कई मरतबा चलमन के पीछे उनको बहुत कुछ नज़र आता है लेकिन बाकी किसी को नज़र नहीं आता और अल्टीमेटली फिर पता चलता है कि कुछ नहीं हो रहा। और वो बहरहाल बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत वेटरन पॉलिटिशियन है, बहुत से अदवार को उन्होंने देखा है अयूब खान के ज़माने से, स्टूडेंट लीडर के ज़माने में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, उनका पे एक अपना स्टाइल है, मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। उनका अपना एक स्टाइल है एक्साइटमेंट क्रिएट करने का। स्क्रीन का ज़माना है, टीवी स्क्रीन पर आप जितनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करें उतना अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, लेकिन जब कोई उनके इससे पहले जो पेशेंगोइयाँ हुई हैं वो मुसलसल गलत साबित हो रही हैं। कम से कम पिछले 1-2 साल में जो हमने देखा है कि उनकी पेशेंगोइयाँ कोई सही साबित नहीं हुई। तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जाहिर है जो इमरान खान और उनकी पार्टी के लीडर्स फवाद चौधरी साहब वगैरह के बयानात जो सामने आते हैं उससे यही लग रहा है कि वो मुसलसल एक तरह से प्लीड कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं इदारों से कि वो जो है अपना रोल प्ले करें। और एक तरफ वो इदारों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ अदलिया की तरफ देख रहे हैं। हालांकि उनके साथ अच्छा बड़ा क्राउड आ सकता है तो वो क्राउड की तरफ देखें, लोगों की तरफ देखें। और एक बड़ा क्राउड अगर आप लाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर है प्रेशर बनता है, दबाव आता है, गवर्नमेंट पे भी दबाव आता है, इदारों पे भी दबाव आता है। लेकिन वो एक माहौल में उसको लाना चाहते हैं जो माहौल में मार धाड़ ना हो, जिस माहौल में एजिटेशन ना हो, पीसफुल एक हो, वो ये चाह रहे हैं। इसलिए मुझे कोई बहुत जल्दी लॉन्ग मार्च होता नजर नहीं आ रहा। सही। अच्छा मज़े साहब, वकला और जो आप एजुटेशन की बात कर रहे हैं कि वो एक डिफरेंट सिनेरियो आप देखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि डिफरेंट सिनेरियो के साथ आएँ, तो सर जो वकला और पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, इस केस में आज लाहौर की सेशन कोर्ट ने वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। क्या कहते हैं आप सर, हुकूमत के लिए भी आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी हुई थी, नज़र आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अहम फैसला है और इससे थोड़ी सी हुकूमत जो है वो दिफाई पोजीशन पर जाएगी। पहले भी जो उन्होंने 25 मई को भी किया, मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत नहीं थी। जिस अंदाज में रियासती इदारों के थ्रू, पुलिस रेंजर्स के थ्रू जिस तरह से रुकावटें खड़ी की गई, जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ, जिस तरह से आंसू गैस चलाई गई, ख़वातीन समेत जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो बिल्कुल गैर ज़रूरी था। अब इसके कवर में अगर आप देखना चाहें कि वो ये कहेंगे जी इमरान खान ने कहा कि मैंने इसलिए पोस्टपोन किया कि कुछ लोगों के पास मुझे इत्तला मिली थी, पिस्टल्स थी, और शेख रशीद का बयान कि जी वो जो है वो खूनी मार्च और इस तरह की उन बातों को बुनियाद बना के
रियासत तशद्दुद नहीं कर सकती। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है आप गिरफ्तार कर लेते उन लोगों को जिनके पास, लेकिन जो अंदाज रियासत ने अपनाया, जो अंदाज हुकूमत ने अपनाया, जिस अंदाज में लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कभी भी अच्छा शुगून नहीं होती। और सर अभी भी इसी तरह की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब की बात सुन रहे हैं या मुस्लिम लीग नून के दीगर लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास राना सनाउल्लाह ही काफ़ी हैं दूसरे लॉन्ग मार्च 2 को भी समेटने के लिए, उनको भी निपटाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। बार बार मैं बात कर रही हूँ कि हुकूमत वक्त को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन में। मंसूर अली खान भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। इमरान खान साहब की डेडलाइन हो गई है ख़त्म और तहरीक इंसाफ के अपने ही इमरान खान को लॉन्ग मार्च के बजाय इलेक्शन पर तवज्जो देने का मशवरा दे रहे हैं। क्या खान साहब इस सिचुएशन में भी कोई जज्बाती फैसला ले सकते हैं, समझते हैं आप? खान साहब पहले ही एक जज्बाती फैसला कर चुके हैं और 25 तारीख की वो जो कॉल थी, जब वो कॉल दी गई थी वो तब भी एक जज्बाती फैसला था। उसके बाद 25 तारीख को स्वाबी इंटरचेंज पे हेलीकॉप्टर के जरिए उतरना, वो भी एक जज्बाती फैसला था। उसके बाद जब पता चल चुका था कि पूरे पंजाब से लोग नहीं आ रहे, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू हुए, वो भी एक जज्बाती फैसला था। उसके बाद सुबह जब वो इस्लामाबाद पहुंचे और जितनी तादाद में लोग उनके साथ थे वो उस 20 लाख के फिगर के कहीं करीब भी नहीं थी, मतलब 1 लाख लोग भी वहां पे नहीं मौजूद थे। और जब वहां पे पहुंचने के बावजूद वो जितनी भी तादाद थी, जब वो उनके साथ बैठना चाहती थी और जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब अब कोई ऐलान करेंगे कि लो जी हम धरने का आगाज करने लगे हैं, तो उन्होंने फिर 6 दिन की ये जो कॉल दी वो भी एक जज्बाती फैसला था। और अब पाकिस्तान, मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो हैं उनको बार बार ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जनाब इस वक्त हालात ठीक नहीं है, ना मौसम अच्छा है, ना सियासी मौसम हमारे लिए अच्छा है कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं। तो इमरान खान साहब आज तक की गुफ्तगू से तो यही लग रहा है कि अभी भी बज़िद हैं कि वो एक और लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये भी एक जज्बाती फैसला होगा। लेकिन इमरान खान साहब मेरे ख्याल में उनकी जो शोहरत है वो इन्हीं जज्बात की वजह से है, जिसकी वजह से वो इस किस्म के फैसले लेते हैं। अब देखते हैं ये फैसला उनके लिए कितना कारआमद साबित होता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर इस्लामाबाद जाना चाह रही है, आपको लगता है कि अदालत तो उन्हें कोई सेफ पैसेज देगी? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं किसी सूरत फसादी मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन जब 25 तारीख को जो फैसला सुनाया था और हुक्म दिया था हुकूमत को कि जनाब इनके लिए रास्ते क्लियर किए जाएं, इनके गिरफ्तार कारकुनों को जो है रिहा कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब को भी ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के दिल में मेरे लिए कोई जगह है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए है। लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। उसके बाद से बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील भी हुई हैं। इमरान खान साहब खुद अपने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जी हमारे जो कारकुन थे उनके पास असलहा भी था, उनके पास पिस्तौल भी था और अगर वो तैश में आ जाते तो शायद वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरी बात यह कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब भी जो है वो एक खिताब के दौरान ये बात कह चुके हैं कि इस मरतबा मैं सूबे की फोर्स को भी मैं इस्तेमाल करूंगा। तो अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन बन सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो फोर्सेज आ रही हैं और यहां से पंजाब की फोर्सेज और पंजाब की पुलिस उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो। एंटी राइट्स फोर्स जो एक सूबे की वहां पे सामने खड़ी है और दूसरे सूबे की फोर्स जो है वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। फेडरेशन इस किस्म के मनाजिर को देखना बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ऐसा कभी आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ, सिंध से उनका ताल्लुक था, पूरे सिंध के अंदर उस वक्त हर जगह जो है वो धरने शुरू हो गए, फसादात शुरू हो गए, लेकिन तब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और इसे सुबाइयत से बालातर होकर उस चीज को हैंडल किया था। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जिस तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं और शहबाज गिल साहब और महमूद खान साहब जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, इससे एक सुबाइयत की बू आना शुरू हो चुकी है इस चीज से। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या ये बू आती है? मंसूर, ये जो आपने केपी के बयान की बात की तो फिर ये भी इस पर कहिए ना कि उनको आज क्यों यू टर्न लेना पड़ गया? कह रहे हैं कि मेरी फोर्स ISF के नौजवान हैं, पहले लॉन्ग मार्च में भी खाली हाथ गए थे और अब भी खाली हाथ ही जाएंगे। ऐसी बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को डाउन करने के लिए कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि आज वो सोशल मीडिया के कारकुनों से मुखातिब थे। तो इनकी ये जो फोर्स है वो इस किस्म की फोर्स अक्सर सोशल मीडिया के लिए ही इस्तेमाल होती है। सच दंगे फसाद करने के लिए आज तक कुछ बहुत बड़े बड़े वाकयात ऐसे कभी कोर्ट नहीं हुए। सो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा और अगर उनसे करवाने की कोशिश की भी जाती है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस तरह के ट्रेंड हैं कि वो पथराव करना शुरू कर दें या बहुत ज्यादा इस किस्म के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हों। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। उनकी ट्रेनिंग आज तक तो इस तरह नहीं हुई। अलबत्ता ये जरूर है कि चंद रहनुमाओं की जानिब से खास तौर पे
अभी फवाद चौधरी साहब ने भी एक खिताब के दौरान इस किस्म की बात की थी कि जी हमें फिर आप मजबूर कर रहे हैं कि मिलिटेंट विंग जो है वो हमारा बना दिया जाए। तो मेरा ख्याल में अभी तक तो ISF कम से कम वहां तक नहीं पहुंची। अल्लाह ना करे कि आइंदा भी कोई इस किस्म के। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंसूर, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा अहम दौरे पर तुर्की में है, जहाँ उनकी तुर्क सदर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से खिताब में तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है और तिजारत को $1 अरब से $5 अरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ साहब ने साबिका दौरे हुकूमत में तुर्क सरमायाकारों के साथ हुकूमती सलूक पर अफसोस का इजहार किया है और माजरत भी की है। गुज़िश्ता रोज़ इनफैक्ट मरियम नवाज शरीफ ने भी PTI दौर में तुर्क कंपनीज के एहलकारों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। सुनिए ज़रा। 2013 से लेकर 2018 तक जो दौर था, उसमें तुर्की ने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लगाए थे, इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इमरान खान हुकूमत ने उनको अपनी हुकूमत आने के बाद न सिर्फ उसको बंद किया, बल्कि तुर्की लोगों को उठाकर इन्होंने कमरों में बंद करके फिजिकली मारा उनको। टर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सब नाराज थे। I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry. I don't get the right word. Bad treatment or maltreatment, whatever. Turkish businessmen. I'm very sorry. And I apologize in front of you. सवाल बनता है वाकई कि क्या तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान से नाराज़ हैं? क्या इस मामले को स्टेट लेवल पर भी उठाया गया था? बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड हारून शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। सबसे पहले तो सर ये कह दीजिए मुझे, गुज़िश्ता दौर में तुर्क सदर पाकिस्तान आए सर, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी उन्होंने किया। इमरान खान तुर्क सरमायाकारों से, अदाकारों से मुलाकात करते रहे। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा था कि ताल्लुकात बड़ी ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि वज़ीर आज़म साहब को, मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को तुर्की जाकर सरमायाकारों से इनफेक्ट माफ़ी मांगनी पड़ गई सर? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए बात यह है कि खाली तुर्क नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो सब सरमायादारों के साथ कोई ऐसा वेलकमिंग सलूक नहीं करता है। जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, मैं खुद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनके साथ डील किया था। हमने कमेटी भी बनाई थी, मुख्तलिफ शोबों में तावन की। लेकिन इसके अंदर 2 पहलू बड़े ज़रूरी हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि जो तुर्क खास तौर पे कंपनियां काम कर रही थी, जैसे पंजाब के अंदर एक वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी काम कर रही थी, उनको पंजाब की हुकूमत ने बंद करके वो खुद से काम करना शुरू कर दिया और वो सिग्नल बहुत नेगेटिव गया तुर्की के अंदर। 1-2 प्रोजेक्ट्स जो मेरे ज़माने में लगे थे, जो मैंने फैसिलिटेट किए, एक तो डॉलेंस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, एक और कंपनी के अंदर उन्होंने फैसलाबाद इकोनॉमिक जोन में प्रोजेक्ट लगाया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं खुद पर्सनली चलकर भी गया था, लेकिन जो हम टैक्स की एग्जेम्पशन देते हैं वो FBR के चेयरमैन ने कहा कि जी हम मशीनरी पे तो देंगे, लेकिन जो उनकी मशीनें आती हैं जिनको हम फोकलिफ्ट वगैरह कहते हैं, उनको मशीनरी डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम ये हर्डल्स क्रिएट करते हैं हर इन्वेस्टर के लिए जब वो आ जाता है इस मुल्क में। इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है और पॉलिटिशियंस का भी कसूर है। ये खाली तुर्की नहीं है, ये हमने तकरीबन हर इन्वेस्टर के साथ हमारी तरजीह में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन शामिल नहीं है। सर ये तुर्क कंपनी के लोगों को उनको मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद हुआ। मरियम नवाज साहिबा भी ये कह चुकी हैं, आज वज़ीर आज़म उसका इज़हार कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। इस पर मैंने आपसे डिटेल में बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। इस वक्त हारून शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, तुर्क कंपनी के लोगों पर जो तशद्दुद वगैरह हुआ, जिसका मरियम नवाज साहिबा दावा कर रही हैं कि इमरान खान के दौर में तुर्क सरमायाकारों पर तशद्दुद किया गया, तो सर सारे मंसूबे ख़त्म कर दिए। आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड के सरबराह रहे हैं, कितनी सदाकत है इस दावे में? जी जहाँ तक तशद्दुद की बात हो रही है, मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है।
ना हमारी मीटिंग्स में कभी तुर्की के सफीर ने या किसी भी सीनियर ऑफिशियल ने ये रेज किया। हाँ, जो प्री मेच्योर कुछ एग्रीमेंट्स खत्म किए गए उसके ऊपर वो बहुत कंसर्न थे और बिल्कुल दुरुस्त थे। मेरा आधा वक्त जब मैं जॉब में था बिफोर आई रिजाइन, वो इसी चीज में गुजरता था कि जो लोग हमारे मुल्क में आ चुके हैं उनकी वेलबींग के लिए हम हर्डल्स क्रिएट ना करें। तो मैं जहां तक जो मेरे नॉलेज में नहीं, मैं कमेंट नहीं करता। अगर ये हुआ है तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और अगर हरास किया गया है। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट खाली ये नहीं होती कि हेड ऑफ स्टेट जाके मिलें और एमओयू करें और अनाउंस करें। और यही मैं इमरान खान साहब को कहता था, हमारे इदारों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि इन्वेस्टर को इतनी इज्जत दी जाए ताकि वो बाकी इन्वेस्टर्स को ला सके। जहां तक तुर्की के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, उनकी टेक्नोलॉजी और सियाहत में बहुत अच्छा शोबा है और हम लोग उनको आर्म्स की पार्टनरशिप करते जा रहे थे, तो वो हमें प्रमोट करनी चाहिए। सर, आप जो कुछ इमरान खान साहब को समझाते रहे, आपको इस मौजूदा दौरे हुकूमत के लिए क्या लगता है? शहबाज शरीफ और तुर्की के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं। जब वो वज़ीर आला थे तो लाहौर में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह तुर्की के नायब वज़ीर आज़म ने किया था उस वक्त के। दीगर मनसूबों में भी तुर्की की मुआवनत हासिल रही। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहिमी तिजारत को $1 अरब से बढ़ाकर $5 अरब तक ले जाएं, तो ये मुमकिन नजर आता है? जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हमारे जब भी कोई सरबराह ममलिकत जाते हैं तो उनकी ब्रीफिंग में ये लिख दिया जाता है कि तजारत को इतने अरब पर ले जाना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया होता। जो हमारी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन दूं, आज से 10 साल पहले जो पाकिस्तान की तजारत तुर्की के साथ थी उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी तुर्की के जो हम इंपोर्ट करते थे उससे दुगना से ज्यादा थी। आज हमारी तुर्की से इंपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो सोचने की जरूरत यह है कि अगर हम तिजारत करते हैं तकरीबन $700 मिलियन की, तो उसका बैलेंस किसकी तरफ जा रहा है और आया हमारे पास ऐसी सरप्लसेस चीजें हैं जो हम तुर्की को बेच सकें। तुर्की बड़ा जेलसली अपनी जो है स्पेस को, ट्रेड की को गार्ड करता रहा है, खास तौर पे हमारी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौरे के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा ताकि आपका एक बैलेंस ट्रेड हो, वरना हम तो ऑलरेडी आप देखें जो करंट अकाउंट डेफिसिट में मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं करते कि हम ज्यादा चीजें तो उम्मीद करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सर इस दौरे के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में जुते नाज़रीन, आज की एक और बड़ी अहम खबर, बड़ा अहम मौजू, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन इंतखाबात कब करवा रहे हैं इसका फैसला मौजूदा हुकूमत करेगी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा बयान आया है सामने। वो कह रहे हैं कि बिला खौफ फैसले करेंगे, किसी की नाराजगी उनका अपना मसला है। कासिम सूरी ने किसी रुकने असम्बली के इस्तीफे का केस नहीं भिजवाया था। अगर PTI के इस्तीफे मंजूर हुए तो फिर ज़मीनी इंतखाब होगा। साथ ही इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान ने भी हलफ उठा लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि मरदमशुमारी नताइज शाये होने तक हल्काबंदी नहीं हो सकती। 31 दिसंबर तक डिजिटल मरदमशुमारी नताइज शाये न हुए तो अक्टूबर 2023 में इंतखाबात मुश्किल हो जाएंगे। फिर दस्तयाब हल्काबंदी पर ही इलेक्शन होगा। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी अहम तरीन रिमार्क्स इस पर सामने आए। वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि अब जो तरमीम की गई है वो तो ज़्यादा वाज़ेह है। बादी उन नज़र में गुज़िश्ता हुकूमत में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताबिकत नहीं रखती। चीफ जस्टिस ने ओवरसीज़ वोटिंग के नए तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर ली हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब साथ मौजूद होंगे। उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर था गुमान कि शायद इस मामले पर उनकी कुछ हेल्प हो सके, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े वाज़ेह रिमार्क सामने आए। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन ने अपना स्टैंड ले लिया है, कंवर दिलशाद साहब इसको ज़्यादा अच्छे से इसको वजाहत कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कह दीजिए सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा अहम किया है कि वो किसी की नाराज़गी का ख्याल नहीं रखेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। अगर हम इसे कहें कि तहरीक इंसाफ का दबाव मुस्तरद कर दिया उन्होंने, तो ये गलत तो नहीं होगा सर? ये बिल्कुल सही फरमा रही है। मैं वहाँ मौजूद था। आज दो मेंबरों दो जिसके हमारे जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का जो हलफ थी
उसकी मौजूदगी में तमाम मीडिया मौजूद था, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम तहरीक इंसाफ किसी दबाव में नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी अहम बात ये कही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कि जो कासिम सूरी की तरफ से हमें किसी किस्म के भी कौमी असम्बली के 130 मेंबरान के इस्तीफे जो है नहीं आए थे। अगर हमारे पास इस्तीफे आते तो हम उस पर गौर करते और ज़िमनी इंतखाबात के बारे में अपना कोई शुरू जारी करते। तो ये भी कासिम सूरी साहब की तरफ से या नेशनल असम्बली सेक्रेटरी की तरफ से हमें किसी किस्म का भी हमें जो है उनके इस्तीफे नहीं आए थे। और असली इस्तीफे तो कौमी असम्बली के पास ही मौजूद थे, जबकि नए चीफ जो आए हैं स्पीकर साहब, उन्होंने तमाम तहवील में ले लिए, इंक्वायरियां कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये उनका अपना आईनी और कानूनी हक है। सर लेकिन आप यही बात करें क्योंकि आपने खुद विटनेस किया, आप मौजूद थे वहां पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान पूरा मौजूद है। तो फिर तहरीक इंसाफ किस बात पर वावेला कर रही थी सर, जब कोई इस्तीफे आए ही नहीं? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। मुझे पहले हमें तो ये कहते रहे कि भाई इलेक्शन के पाकिस्तान के पास इस्तीफे आ गए हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है। खबर दिलशाद साहब से करने की कोशिश करती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये कहा जाता रहा कि हम तो इस्तीफे दे चुके हैं, हमने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि हमारे पास कोई इस्तीफे नहीं आए, और अगर आते हैं, अब भी इनफैक्ट आते हैं, तो फिर उस पर ज़िमनी इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन का टाइम है अपने वक्त के ऐन मुताबिक ही होगा और इसका फैसला हुकूमत ने करना है कि इलेक्शन होना कब है। बड़ा वाज़ेह कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत ख़त्म हुई है तो उनके यही 2-3 मुतालबात हैं, असेंबलीज़ को डिज़ोल्व किया जाए, फौरी फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि 2-3 मामला हैं। एक तो हुकूमत की जानिब से जब तक डेट अनाउंस नहीं कर दी जाती, जब तक हुकूमत की जानिब से नहीं कहा जाएगा तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। दूसरा हल्का बंदियों के हवाले से भी उन्होंने बता दिया है कि अगर 31 दिसंबर तक की नई हल्का बंदियाँ नहीं होती तो फिर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर पुराने तरीके के साथ ही इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन हैं जो मजीद मुझे खबर दिलशाद साहब से बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कल तक ऐसी इत्तलात थी, ऐसी बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ आ गया है कि इस हुकूमत को हटाना और जल्दी इलेक्शन करवाना इतना आसान नहीं है या फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान सामने आया है, तो अकबर दिलशाद साहब, इस बयान से एक और बात तो वाज़ेह हो रही है सर कि वो तो इलेक्शन की तैयारी 2023 के हिसाब से ही कर रहे हैं, जल्द इलेक्शन की कोई बात अब दिखाई नहीं दे रही है। यानी सबसे बड़ी अहम बात ये है कि जो आज मैं वहाँ मौजूद था, आज 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन की हल्फे फौजदारी थी, मैं वहाँ मौजूद था, तो वहाँ मेरे सामने बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बड़ी अहम बात ये बताई चीफ इलेक्शन कमीशन ने कि कासिम सूरी साहब की तरफ से हमें 123 मेंबरान इलेक्शन के जो मेंबर थे पीटीआई के, वो हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि पीटीआई के तमाम चैनल पे ये बताया जा रहा है कि जी कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास कोई इस्तीफे नहीं आए और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट ने कासिम सूरी के दस्तखतशुदा खत जो था वो इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा था। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि अभी तो हल्का बंदियां जो हो रही हैं, इसके 2 हल्का बंदियां मैं आपको तरीका बताऊँ। पहली हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ने एहतियातन का खुदा ने खास तौर पर इमरजेंसी पैदा हो जाती है, तो उन्होंने 2017 की जो मर्दशुमारी थी उसकी बुनियाद पर उन्हें हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं और 15 जुलाई का इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी हल्का बंदी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत होनी है वो होनी है अक्टूबर 2022 में और ये खत्म होगी तो दिसंबर 2022 में ही खत्म हो जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा हल्का बंदियां करवाएगा, वो जाके खत्म होगी जून 2023 में और उसकी बुनियाद पर ये सारे जो है वो इलेक्शन होने हैं। तो इन हालात को हम देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन की जो है तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, लेकिन हल्का बंदियां जो हैं डिजिटल। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खबर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ रही हूँ। कराची में एक और आग एक और घराने के चिराग को गुल कर गई है। शहीद मिल्लत और कश्मीर रोड के संगम पर वाक़ है डिपार्टमेंटल स्टोर, इसकी बेसमेंट में आग लगी, पूरे स्टोर को अपनी लपेट में ले लिया और इस बार चंद मिनट्स में ही रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पे पहुंचे, लेकिन 8 घंटे बाद भी इस आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि कहा जा रहा था कि 3रे दर्जे की आग है।
धुआं इस कदर शदीद था कि पास खड़ा होना भी महल था। दम घुटने से 3 लोग बेहोश हुए हैं। फौरी तौर पर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचकर एक शख्स जिंदगी की जंग हार गया। जाबाक होने वाले शख्स की शनाख्त अब तक नहीं की जा सकी है। फायर फाइटर्स के मुताबिक बेसमेंट में न ही कोई स्टोर चलाया जा सकता है और ना ही बेसमेंट को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए जरा। बेसमेंट है और बेसमेंट में इजाज़त नहीं होती किसी को कार को रखने की, क्योंकि अगर आग लगती है तो बेसमेंट कमज़ोर होता है और बेसमेंट ही इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है सारा। कभी ऐसी चीज़ नहीं। आपको फायर फाइटिंग में दुश्वारी का सामना क्यों करना पड़ा? सिर्फ दुश्वारी वही है कि ये बेसमेंट में रास्ते नहीं है, कि बेसमेंट इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता कार। फायर एग्जिट है यहाँ पर नहीं। बिल्डिंग की यूनियन के मुताबिक भी SBCA ने बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग की इजाज़त दी थी, लेकिन बाद में ये जगह डिपार्टमेंटल स्टोर को बेच दी गई थी। जो बेसमेंट बनाया हुआ है ना, वो पार्किंग की जगह थी, बिल्डर ने को बेच दिया है ना। बिल्डिंग का कोई बेसमेंट नहीं है, हमें ऊपर पार्किंग दी गई है। जब बिल्डिंग बनी थी तो कहा गया था कि 3 फ्लोर आपको पार्किंग मिलेगी। आज ये बेसमेंट अगर बिल्डर ने ना दिया होता को, तो ये अपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए जो है ना, ये ऑयल जमा नहीं कर सकता था। अच्छा जी, अब सिलसिला ये हुआ है कि ये आग बढ़ी है और बढ़कर अब फ्लैट्स तक पहुंच गई है। अहमर रहमान खान मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर, 8 घंटे का वक्त गुजर गया था, उस वक्त तक भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका था और अब तो बता रहे हैं कि फ्लैट्स तक पहुंच गए। अब कितनी मुश्किलात दिखाई दे रही है और इवैक्यूएट कर लिया गया है यहाँ से लोगों को? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जेल चौरंगी के करीब वाक़ अपार्टमेंट में मौजूद हैं, जहां की बेसमेंट में एक सुपर स्टोर पर जो है वो तकरीबन 11:30 बजे के करीब आग लगी थी। अब जो है वो 7 से 8 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है। आग बुझाने की कोशिशें अब भी की जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आग की शिद्दत में इजाफा ही दिखाई दे रहा है, कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह सुबह हमने यहाँ पर देखा था कि आग और धुएँ जो है वो था, अभी भी वही सूरत हाल है, बल्कि रिसेप्शन एरिया तक जो है वो आग फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, तकरीबन शहर भर की फायर ब्रिगेड को यहाँ पे तलब किया गया है। नेवी के फायर टेंडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अभी जो है वो फायर ब्रिगेड ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी तब्दील की है। 3 जानिब से जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तो फ्रंट दरवाज़ा है, फिर एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया जो रैंप होता है वहाँ से जो बेसमेंट की जानिब रास्ता जाता है, वहाँ से आग बुझाई जा रही है। और मेज़नाइन फ्लोर पे बैक साइड पे जाएँ तो मेज़नाइन फ्लोर की दीवार को तोड़ के आग बुझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इस आग को काबू किया जा सके। फायर ब्रिगेड के दावे तो हैं कि आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन ऐसे मनाजिर में हमें दिखाई नहीं देता। जिस तरह धुआं बुलंद हो रहा है और आग मुसलसल आगे की जानिब बढ़ रही है, तो आग पर काबू हुआ जाना जो है वो दिखाई नहीं देता है। जी बहुत शुक्रिया अहमर। जिस किस्म के मनाजिर आप इस वक्त दिखा रहे हैं, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और मैं हैरान हूँ। बिल्डिंग की यूनियन पर मैं हैरान हूँ कि अगर बेसमेंट में नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी हुई थी तो ऊपर जो रिहायशी इमारत है ये पूरी, जहाँ पर लोग मौजूद थे, उन्हें निकाला क्यों नहीं गया और इस बात का क्यों इंतज़ार किया गया कि जब तक ये आग ऊपर नहीं फैलती, जब तक लोग वहाँ पर रहते रहें, रुके रहें, और जब आग बढ़ी है ऊपर की जाने तो तब ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को निकाला जा सके। 3 तरफ से फायर टेंडर्स अब काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस आग को बुझाया जा सके, लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं। बेसमेंट जहाँ पर आप गोदाम नहीं बना सकते और उस गोदाम में ही इनफैक्ट इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी है, तो फिर ये सवाल उठता है कि SBCA वाले, दीगर लोग जिन्होंने इजाज़त दे दी, वो तमाम लोग कहाँ पर हैं और उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी। तो हुकूमत सिंध को तो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एहसान है उस मालिक का कि लोगों की जानें नहीं गई हैं। धुएं की वजह से एक शख्स की जान चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो नुकसान हो रहा है और जो रिहायशी इमारत है ऊपर, उन लोगों को जो नुकसान पहुँच रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसको सज़ा दिलवाना ऑब्वियसली मुराद अली शाह साहब आपकी ज़िम्मेदारी है। मुर्तज़ा वहाब साहब आजकल शहर में बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आपकी भी सर ज़िम्मेदारी है कि मुराद अली शाह साहब तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएँ कि जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं है वो गैर कानूनी चीज़ें इस शहर में कैसे हो जाती हैं कि जिसके बाद इस किस्म का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। यकीनन डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक गैर कानूनी काम किया, आपने एक ऐसा काम किया कि जिसकी इजाज़त नहीं थी। उसके बाद जब वहाँ पर आग लग गई है तो न सिर्फ जो आपका अमला वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो बताया वहाँ से जा रहा है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि बेसमेंट के अंदर नहीं आप गोदाम बना सकते हैं। तो अगर ऐसा है, कानून ऐसा ही है, तो फिर तो ये बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि आपने गैर कानूनी काम किया है। यकीनन एक नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका सवाल सिंध हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि सवाल भी करें और जो कुछ नुकसान यहाँ पर जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनके नुकसान की भरपाई भी करें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।